हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। और आज शुरू करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि ऐसे जरूरी अधिकार जो हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किए गए हैं। ये राइट्स हर व्यक्ति की आज़ादी और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करते हैं और स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। ये राइट्स डेमोक्रेसी के बुनियादी पिलर्स हैं जो जस्टिस और इक्वालिटी को भी इंश्योर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स का असली मकसद होता है गवर्नमेंट ऑफ लॉज एस्टेब्लिश करना, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एनश्राइन किए गए हुए हैं। और पार्ट वन और पार्ट वन टू में क्या है, पार्ट वन में है आपका यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में। और पार्ट 2 में आपके सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है जिसको हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। ठीक है। तो वही इस स्लाइड में दिया हुआ है कि what are fundamental rights. Fundamental rights refer to a set of essential liberties and entitlements guaranteed to every citizen by the constitution of country. These rights are referred to as Magna Carta of India. ये टर्म याद रखना आप, Magna Carta of India. फिर enshrined in part 3 of the constitution and framers of the constitution derived inspiration from constitution of USA. यानी फंडामेंटल राइट्स का जो इंस्पिरेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से डिराइव हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि इन फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा गया है। तो इन्हें फंडामेंटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किए हुए सबसे फंडामेंटल लॉज हैं जो देश के हर व्यक्ति की डिग्निटी, डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए जरूरी हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ऐसा इनका इसलिए नाम है एज दे आर द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और इनका एम होता है स्टैब्लिशिंग गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, वही जो हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया था आपको। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। आगे है फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अभी प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पर जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और अभी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र दिया हुआ है। ठीक है। पहले जो फंडामेंटल राइट हटाया गया है वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो पहले इंक्लूडेड था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद इसको हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 ए में के तहत। हालांकि सारे राइट्स हम डिटेल में देखेंगे, पर अभी एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स का। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो राइट्स दिए हुए हैं वो राइट टू इक्वलिटी में क्लब किए गए हुए हैं। ठीक है। और इस राइट के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार और डिस्क्रिमिनेशन का एंड ये इंश्योर करता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 17 वो अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में उसमें दिया हुआ है और आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को पूरा ही बैन कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है। फिर मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू सॉरी नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में क्लब किया गया है। इसमें बोलने की आज़ादी, मूवमेंट और प्रोफेशन चूज करने का अधिकार ये सब दिया हुआ है। ठीक है। फिर अगला राइट की तरफ मूव करते हैं। अगला राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। इसमें फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर को रोकने के बारे में बात की गई हुई है आर्टिकल 23 और 24 में। और फिर उसके बाद मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंश्योर करता है, जिसमें अपने धर्म को फॉलो करने की प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपागेट करने की आज़ादी दी गई है। और अगला जो राइट है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, आर्टिकल 29-30 के बीच में, जिसमें अपनी संस्कृति और अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का अधिकार मिला हुआ है। फिर उसके बाद जो आर्टिकल
जो इम्पोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इस राइट को फंडामेंट हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। और ये कहा भी जाता है क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा आपको, तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का कोई खास यूज रहेगा नहीं। क्योंकि अगर आपके इन फंडामेंटल राइट्स में आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपके इन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आप कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत ही। तो इसी के सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 32 ही है। ठीक है। और इस आर्टिकल 32 का यूज करते हुए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो। अब आगे अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की कुछ फीचर्स की, कुछ खास बातों की। सबसे पहला कि ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ राइट्स तो ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, और कुछ जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है। जैसे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, लेकिन आर्टिकल 21 फॉरेनर्स के लिए भी है। दूसरा, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब स्टेट्स इन पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19। इसमें आप डिफेमेशन या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तीसरी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एनफोर्सेबल है कोर्ट्स के द्वारा। अगर आपके कोई राइट्स वायलेट हो रहे हों, तो कोर्ट्स में आपको लीगल रेमेडी मिल जाएगी इसकी। ठीक है। फिर अगला आते हैं, अगले स्लाइड मूव करते हैं कि इमरजेंसी के दौरान कुछ राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अ, कुछ राइट्स जैसे आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट जो है कुछ राइट्स, कुछ एरियाज में भी इसको आर्टिकल आपके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकती है। ठीक है। और फिर एक अगला पॉइंट है कि किसी मार्शल लॉ के ऑपरेशन के टाइम में these rights can also be restricted, आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग। और फिर वही आर्टिकल 35 भी है, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, और डायरेक्टली एनफोर्स हो जाती है। लेकिन कुछ लॉज को एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो कुछ आर्टिकल्स को एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो कोई एक लॉ बना सकती है, जिससे वो आर्टिकल या को एनफोर्स किया जा सकता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात कि only Parliament can enact these laws regarding rights to ensure a uniformity across the nation। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स को के एनफोर्स करने के लिए लॉ नहीं बना सकती है। पार्लियामेंट के पास ही ऐसे अधिकार हैं, जिससे वो ऐसे लॉज बना सकती है ताकि कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है। फिर अगला हम आते हैं थोड़ा डिटेल में, अब डिटेल में देखेंगे सारे आर्टिकल्स धीरे धीरे। ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या बताता है, वो स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कुछ लोकल अथॉरिटीज और कुछ स्टेचुटरी बॉडीज जैसे LIC, ONGC, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, या फिर कुछ ऐसे कम अथॉरिटीज जो सरकारी काम करते हैं सरकार के परमिशन के बाद। ठीक है। इनके एक्शंस को भी कोर्ट में चैलेंज किया सकता है, इनको भी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो वही दिया हुआ है, डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर पार्ट 3। The state includes government and parliament of India, government and legislature of the states, all local authorities, that is municipality, panchayat, district board, improvement trust, etc. All other authorities, that is statutory or non-statutory, like LIC, ONGC, SEAL, etc. ये सब आपके स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। ये तो आर्टिकल 12 आपका स्टेट को डिफाइन करता है। आप इतना याद रखना कि आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 पे, आर्टिकल 13 जो है वो इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वो वॉइड होगा। ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के लिए आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 13। जुडिशियल रिव्यू जो आपने टर्म सुना होगा, पुराने एक दो लेक्चर्स में भी मैंने जुडिशियल रिव्यू का नाम लिया था। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसको हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, जब सुप्रीम कोर्ट टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है।
तो वही लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। मतलब कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वॉइड होगा। ठीक है। द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स द फॉलोइंग विच कैन बी डिक्लेयर्ड void on grounds of violating a fundamental right। जो लॉ का जो है लॉ का डेफिनेशन वो इन चार पॉइंट्स के अंडर में आता है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप एक बार मैं पढ़ देता हूँ। परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। फिर टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट और द स्टेट। Statutory instruments like delegated legislation, ordinance, order, bylaw, rule, regulation, or notification, or non-legislative sources like of law, that is custom or usage having the force of law। ठीक है। ये सब लॉ के अंडर में ही, लॉ के डेफिनेशन के अंडर में ही ये सब सारी चीजें आती हैं। इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे डिटेल में आपको सब चीज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। अभी बस ये वर्ड समझ लो, सुन लो, आगे इसका डेफिनेशन बता दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, फिर हम आर्टिकल से शुरू करेंगे। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, इसका ये आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है और ये इंश्योर करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के एक बराबर और न्यायपूर्ण व्यवहार हो। ये प्रोविजन सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर रहें, कानून के सामने सब बराबर रहेंगे और सभी को कुछ विशेष मामलों में बराबरी के अवसर मिलते हैं और किसी के साथ धर्म, जाति, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। ऐसा ये आर्टिकल 14 से 18 इंश्योर करता है, राइट टू इक्वलिटी इंश्योर करता है। ठीक है। तो अब बेसिक जानकारी जानने के बाद फिर अब मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 कहता क्या है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 14 कहता है दिस प्रोविजन एंश्योर्स दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। याद रखना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट प्रोहिबिट्स आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट एंड गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। दूसरा कीवर्ड है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, यानी दो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस रहेंगे तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। सपोज किसी ने चोरी किया है और किसी ने डाका डाला है, तो दोनों का अलग अलग स्टैंस है। एक ने चोरी किया है, एक ने डाका डाला है, तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है। ये अब आगे इसको मूव ऑन करते हैं, इसमें समझते हैं और कि इसको हिंदी में मैं समझा देता हूँ एक बार कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून की समानता की सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा। ठीक है। ये अधिकार नागरिकों और विदेशियों मतलब फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है और लीगल एंटिटीज जैसे कंपनीज हुई उनको भी ये प्राप्त है। ठीक है। यानी ये आर्टिकल 14 जो है सभी के लिए है, इट अप्लाइज टू एवरीबॉडी, सिटीजन्स के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी, लीगल एंटिटीज के लिए भी। ठीक है। अब एक इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो पहले में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझ लेते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये कॉन्सेप्ट जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसका मतलब है कि किसी सेम परिस्थितियों में मतलब किसी सेम सिचुएशन में सभी व्यक्तियों के साथ सेम तरह की व्यवहार होगा। किसी दो व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं होगा अगर दोनों की सर्कमस्टेंसेस सेम है। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे। इसको इससे पहले रूल ऑफ लॉ समझना जरूरी है। रूल ऑफ लॉ ये दो तीन टर्म्स हैं, ये काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। इनके बीच के डिफरेंसेस अभी मैं समझा ही रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना ये चीज। देखो रूल ऑफ लॉ क्या होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से ही निकल करके आता है। ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले प्रोपाउंड किया था ब्रिटिश ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के तीन एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, मतलब मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ रूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट को चलना पड़ेगा। ये नहीं कि जब मन में आया तो कुछ भी बना दिया, जब मन में आया तो कोई लॉ बना दिया, कोई लेजिस्लेशन बना दिया, कोई बाय लॉ बना दिया हो।
ठीक है। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ लॉ में, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का है। मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार या सुविधा नहीं होगी, सभी व्यक्ति इस कानून के सामने एक ही बराबर के होंगे, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। ठीक है। और तीसरा है प्रिमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं है, और इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी जानना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको समझने की अभी कोई खास जरूरत नहीं है आपको। ये जब हम थोड़ा डिटेल में लेक्चर्स पढ़ेंगे तब ये सब चीज समझाया जाएगा। अ, और फिर तीसरा चीज जो जरूरी जानना है रूल ऑफ लॉ के बारे में, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अच्छा, और आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस हैं ये। और अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है मैंने बताया, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही लिया होगा, मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं पढ़ा है और या फिर याद नहीं आ रहा हो, तो इस लेक्चर के तुरंत बाद जाकर के आप 1.5x पे उसको देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अब एक्सेप्शंस में मूव करते हैं। एक्सेप्शंस इसके क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशंस क्या है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है। फिर अगला जो एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ विशेष सुरक्षा दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं ऑफ द कंट्री, और प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, तो इसलिए कुछ विशेष सुरक्षा उनको दिया गया है। तो वो एक्सेप्शन है इसके। उसके बाद फिर फॉरेन डिप्लोमेट्स और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज के भी कुछ व्यक्ति हैं, तो उनको भी कुछ इम्यूनिटी मिलती है, तो उनको भी एक्सेप्शन है इन आर्टिकल 14 के तहत में। ठीक है, उनको इक्वालिटी, ये राइट टू इक्वालिटी का थोड़ा एक्सेप्शन मिला हुआ है। अब इसके बाद फिर हम मूव करते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 15 अब मैं समझा देता हूँ क्या होता है। आर्टिकल 15 का मतलब है कि स्टेट किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ रिलीजन पे, कास्ट पे, जेंडर पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। यही ये चार पांच जो पॉइंट्स हैं, इनके सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है। और ये प्रोविजन प्राइवेट और पब्लिक दोनों दोनों पे लागू होता है। मतलब प्राइवेट, मतलब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी, स्टेट भले ना हो, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, वो भी सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्टेट कुछ प्रोविजंस एफर्मेटिव एक्शंस वुमेन, चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कर सकता है। कुछ ग्राउंड्स पे उनके लिए मतलब स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा आर्टिकल 15 में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप जानो कि आर्टिकल 15 होता क्या है, कि इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। और स्टेट कुछ प्रोविजंस कर सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, और CST या कोई बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इतना जानना जरूरी है इसमें। आर्टिकल 15 कवर हो गया अपना। अब आर्टिकल 16 पे आते हैं। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है दिस प्रोविजन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। यानी सरकारी नौकरियों या अपॉइंटमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को गारंटी करता है आर्टिकल 16। ठीक है। और इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन दीज मैटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। मतलब सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। हाँ, इन ग्राउंड्स के अलावा कोई अगर और ग्राउंड है तो उस पर डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, लेकिन इन ग्राउंड्स पे आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। वो ग्राउंड्स क्या है? रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, डिसेंट के, यानी आप किस डिसेंट से हो, आपके मतलब ओरिजिन से, और प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस जगह पैदा हुए हो। ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं अब। जैसे कुछ जॉब्स के लिए रेसिडेंस एज ए कंडीशन को पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है। जैसे कोई जॉब है सपोजिंगली नॉर्थ ईस्ट में या फिर किसी हिली टेरेन में, जहाँ पे जरूरी है कि वहाँ के लोग को ही जॉब मिले, तो उस केस में पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस एज ए कंडीशन, फिर उसको आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर अगला जो एक्सेप्शन का पॉइंट है, कि राज्य जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है। यानी उनको किसी स्पेसिफिक जॉब्स के जो रिजर्वेशन दी जाती हैं,
15% और क्या कहते हैं 7.5% एसटी को, 15% एससी को, फिर 27% ओबीसी को, और फिर ये 10% ईडब्ल्यूएस को। तो ये सब जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 15 और 16 में ही बदलाव करके दिया गया है हुआ है। तो ये एक्सेप्शन है इन आर्टिकल्स का कि हाँ कि स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है कुछ अपॉइंटमेंट्स में इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। और उसके बाद में फिर कुछ जॉब्स के लिए रिलीजियस क्वालिफिकेशन को भी प्रेस्क्राइब किया सकता है बाय स्टेट। जैसे आप अगर आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती निकलती है पुजारियों की, मौलवी की, और फिर जो चर्च में जो पूजा कराते हैं उनकी। तो उन सब में ये रिलीजियस क्लासिफिकेशन ही दिया हुआ, रिलीजियस क्वालिफिकेशन ही उनकी मांगी जाती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मौलवी का काम है वहां पे कोई रिलीजियस पूजा कराना, रिलीजियस का और कोई काम करवाना। तो ये सब काम तो मौलवी की जगह तो पुजारी तो कर नहीं सकता। तो वहाँ रिलीजियस क्वालिफिकेशन चाहिए ही होगी कि हाँ मौलवी की जगह मौलवी ही आएगा। या वही सेम केस पुजारी की जगह पे मौलवी तो कर नहीं सकता, पुजारी की जगह पुजारी ही करेगा। तो ठीक है। तो वही है कि रिलीजियस क्वालिफिकेशन कुछ लॉ के अकॉर्डिंग कुछ लॉ बना करके प्रिस्क्राइब किया सकता है। ठीक है। और फिर अगला जो एक्सेप्शन है कि स्टेट जो है वो परमिट, ये एक्सेप्शन अभी रिसेंटली ऐड हुआ था कि इट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन अप टू 10%, 10% तक का रिजर्वेशन किसी पोस्ट पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए प्रोवाइड किया सकता है। ठीक है। ये आर्टिकल 16 हुआ अपना कंप्लीट। अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 काफी अ, बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं अब। तो बस ये समझ लो कि आर्टिकल 17 प्रोहिबिट्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 1976 में एक अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बनाया गया, जिसके तहत ये कंप्लीट कम उसके बाद फिर इसको रीनेम कर दिया गया सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तौर पे। और ये क्या कहते इससे एबॉलिश अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने में एक लेजिस्लेशन तैयार हो गया। और अब अनटचेबिलिटी तो है नहीं, तो इसलिए कोई क्वेश्चन भी कुछ खास बनता नहीं है, बनना भी बंद हो गया है। तो इसको आप बस जान लो कि आर्टिकल 17 होता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आगे आते हैं हम आर्टिकल 18 पे। ठीक है। आर्टिकल 18 जो है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को कोई भी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन किसी इंडिविजुअल को देने से। एकेडमिक और मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो, जैसे डॉक्टर लोग, कुछ लोग पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे। ठीक है। मिलिट्री डिस्टिंक्शन जैसे मेजर, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सब जो टाइटल्स हैं इसमें कोई रोक नहीं है। इसके अलावा जो भी टाइटल लोग लगाते, जैसे पहले कुछ लोग लगाते थे टाइटल अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था। जैसे टाइटल हुआ महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, एक्सेट्रा। ये सब कॉलोनियल टाइम्स में दिया जाता था। तो ये सब आर्टिकल कंप्लीटली बैन हो गए आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है। और ये सारे जो टाइटल्स हैं वो इक्वल स्टेटस फॉर ऑल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, इसलिए ये बैन हो चुके हैं। ये सब टाइटल्स अब नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन ये एक्सेप्शन इनके यही है कि हाँ, जो एक मिलिट्री टाइटल है और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, वो टाइटल्स लगा सकते हैं। और हाँ, 1995 में बालाजी राघवन केस का जजमेंट आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, कुछ नेशनल अवार्ड्स के टाइटल जैसे भारत रत्न के, फिर पद्मा अवार्ड, जैसे पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है। तो इनके टाइटल्स आप लगा सकते हो। और ये वो टाइटल्स नहीं हुए जो बैन हुए हैं, जो क्या कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किए हैं अंडर आर्टिकल 18। ठीक है। तो ये आर्टिकल 18 अपना हुआ। अब मूव ऑन करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है राइट, ये आपके वैसे नॉर्मली मेंस में पूछा जाएगा, तो प्रीलिम्स से उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्या पता प्रीलिम्स में कुछ पूछ ही दे इसके बारे में। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहला इम्पोर्टेंस है फेयरनेस और जस्टिस। इसका मतलब कि सभी व्यक्तियों को एक समान कानूनी व्यवहार मिलना,
और समाज में न्याय और न्यायिकता को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसका तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये अधिकार एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज में बराबरी का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। फिर सोशल कोहेजन, इस अगला इंपॉर्टेंस है राइट टू इक्वलिटी का, सोशल कोहेजन। इस अधिकार से समाज में सामाजिक तनाव और असमानता खत्म होती है और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। अगला अगला इंपॉर्टेंस है राइट टू इक्वलिटी का ह्यूमन राइट्स में। ये एक तरह से मौलिक मानव अधिकार हैं जो व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान को बनाए रखते हैं। और इसका मेन एसेंस जो है, राइट टू फ्रीडम का जो मेन एसेंस है, एक फ्री, इंडिपेंडेंट और एक्सप्रेसिव सोसाइटी को डेवलप करना। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट के रूप में एनश्राइंड है और आर्टिकल 19 से 22 के बीच में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएं और बिना किसी अनड्यू रेस्ट्रिक्शन के अलग अलग परस्यूट्स में इंगेज कर सके और अपनी लाइफ में एक्सेल कर सके। ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है इस स्लाइड में जो अभी मैंने समझाया आपको। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ स्लाइड। द राइट टू फ्रीडम इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट that encompasses various dimensions of individual liberty and autonomy. It is recognized and protected by numerous international human rights instruments such as Universal Declaration of Human Rights (UDHR) as well as national constitutions around the world, including Constitution of India. The essence of this right is to develop an independent, free and expressive society. The detailed provisions related to right to freedom form cornerstone of a liberal society. ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगला स्लाइड शुरू होता है अपना राइट टू फ्रीडम। सबसे पहला जो राइट है इसमें आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 जो है 6 राइट्स एनकम्पास करता है, उसके अंदर 6 राइट्स हैं और इनको याद करने का ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है सामो से। ठीक है। अब मैं समझाऊंगा आगे कैसे। जैसे सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एस से स्पीच, एस। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ए फॉर आर्म्स, ए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर एसोसिएशन, ए। ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मूव फ्रीली का एम, तो यहाँ पे एम। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ऑक्यूपेशन का ओ। ठीक है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सेटल का एस ई। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये निमोनिक है, इसको आप याद कर लेना। तो इससे आपको आर्टिकल 19 के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो याद करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा, आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को। आर्टिकल 19 कहता है कि हर इंडियन सिटीजन को कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके तहत आप अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे वो बोल करके लिखो या लिख करके हो या किसी भी मीडियम से हो। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या होगा, हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ और कुछ इंक्लूडेड भी होता है, जैसे राइट टू शेयर व्यूज, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू एडवर्टाइज, अपने फोन की प्रिवेसी। ये चीज याद रखना, फोन की प्रिवेसी जो है वो आर्टिकल 19 में भी आती है। ठीक है। जैसे कॉल टैप करना रिस्ट्रिक्टेड है, उसको आप कॉल टैप करने के लिए आपको ऐसे नहीं कोई भी आपको कॉल टैप कर सकता है, या पुलिस वाले भी, उनको भी परमिशन लेनी होती है। ठीक है। तो ये फोन प्रिवेसी वगैरह भी, ये भी आर्टिकल 19 के तहत में आता है। राइट टू प्रिवेसी वो आर्टिकल 21 के तहत है। लेकिन और फोन प्रिवेसी वाला पोर्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 के तहत भी आता है। ठीक है। फिर टेलीकास्टिंग राइट्स हुआ, राइट टू नो हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हुआ, नो फोर्सफुल बंद का राइट हुआ। अच्छा, अब एक चीज याद रखना है आपको कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में जो एनश्राइंड है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब हर हमेशा नहीं अलाउड रहेंगे वो। उन पे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया सकता है। कुछ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जैसे सोवरेन इंडिया की सोवरेनिटी को अगर थ्रेट है, पब्लिक ऑर्डर का कोई रिस्क है, या फॉरेन रिलेशंस अफेक्ट हो रहे हो, या मोरालिटी, डिसेंसी, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो, या डिफेमेशन का केस हो, तो इन सब केसेस में ये रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को भी गाली देना शुरू कर दो, तो डिफेमेशन का अलाउड नहीं है। तो वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गया एक। ठीक है। असेंबल पीसफुली है विदाउट आर्म्स,
असेंबल पीसफुली कर रहे हो लेकिन किसी को पीटना चालू कर दे रहे हो। जैसे कहीं कहीं होता है बंद ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को पीटना चालू कर देते हैं, उसी में कोई गया या फिर कुछ भी हुआ, तो ये इस चीज का अलाउड नहीं है। पीसफुली आप असेंबल कर सकते हो विदाउट आर्म्स अपने प्रोटेस्ट वगैरह में भी, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एसोसिएशन यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, जैसे एसोसिएशन फॉर्म करने का है, यूनियन फॉर्म करने का भी है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी फॉर्म करने का आपके पास राइट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे गैंग बना करके लोग मारने चले गए, कहेंगे भाई मेरा भी एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट तो है आर्टिकल 19 में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो लेकिन इलीगल मैटर्स के लिए या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए नहीं। ठीक है, फिर अगला है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मूवमेंट आपका अनरिस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन कुछ एरियाज में यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस दी हुई रहती हैं। जैसे कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे अभी कोविड के टाइम में ही याद करो, कोविड के टाइम में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी मूवमेंट के लिए थ्रू आउट इंडिया में, कि नहीं अभी नहीं मूव कर सकते, लॉकडाउन हो गया है, ऐसा टाइप का। तो वो सब रेस्ट्रिक्शंस थी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थी, मूव टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए सकते हैं। जैसे कुछ और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके कल्चर या उनके रिसोर्सेज को आउटसाइडर्स से अगर थ्रेट हो, तो उन सब आउटसाइडर्स के लिए भी एसेस लिमिट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके आर्टिकल 19 में। उसके बाद फिर अगला है कि कहीं भी राइट टू प्रैक्टिस और एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। यानी आप अपने डिजायर्ड प्रोफेशन को या ट्रेड परस्यू कर सकते हो जब तक वो इलीगल ना हो। ठीक है, जैसे कुछ इलीगल या डेंजरस एक्टिविटी, जैसे वह कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब अलाउड नहीं है। ये कहेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं ये तो मेरा बिजनेस है, तो नहीं, ये अलाउड नहीं है, ये सब चीजें गलत हैं। तो अ, इन सब ये सब चीजें रेस्ट्रिक्टेड है आर्टिकल 19 के अंदर में। ठीक है, और कुछ और जैसे एक ये है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है। कोई जैसे 10वीं पास है, वो कहेगा कि नहीं मैं जाके ऑपरेशन करूंगा, तो नहीं, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ प्रोफेशंस के लिए क्वालिफिकेशन भी जरूरी होता है। जैसे अब कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी है, या एमएस है, तो वो ही ऑपरेट कर सकता है। ऐसा नहीं 10वीं वाला बोलेगा कि नहीं मेरे मुझे तो आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी मिली हुई है कि मैं कुछ भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्रोफेशन जिसके लिए नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हो, वही आप प्रोफेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आता है राइट टू रिसाइड या सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आप कहीं पे भी जाकर के रिसाइड कर सकते हो, ये तो मैंने अभी समझा ही दिया आपको। रहने को भी कहीं भी रह सकते हो, लेकिन बस कुछ एरियाज जैसे जैसे कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स को कुछ एरियाज में जाने से रोका जा सकता है कि नहीं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स वैसे तो अब तो हटा दिया गया है, 2017 से ही हटा दिया गया था इसको। लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर्स किसे कहते हैं, जो कोई एक क्राइम करने के हैबिचुअल हो चुके हों। जैसे पहले ब्रिटिश के टाइम में, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ब्रिटिश के टाइम में कुछ पर्टिकुलर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते थे, उनको उनकी आदत होती थी जैसे लूट मार करना, ऐसे करना, तो या फिर तो या लूट क्या प्रॉब्लम है? या फिर कई को ब्रिटिशर्स अपने अपोजिट समझ करके या अपने अगेंस्ट समझ करके उनको ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर का उनको टैग दे देते थे कि नहीं ये बार बार एक ही क्राइम करते हैं, तो इनको हैबिचुअल ऑफेंडर कह दो। तो ये वैसे तो ये टैग हट चुका है 2017 के बाद से। 2017 में अमेंडमेंट आया था एक, उससे हट गया था हैबिचुअल ऑफेंडर्स का। तो उनको फिर जैसे वही ऑफेंडर्स, और अभी तो खैर जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स ऐसे कहते थे, जैसे कोई चोरी करता है, ठीक है, बार बार चोरी कर रहा हो, तो उसको वो कहे कि नहीं मेरा भी राइट है कि हम तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसको रोका जा सकता है। इस राइट इस ये रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज इट कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, ये स्टेटमेंट याद रखना, एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 19 के बाद मूव करते हैं आर्टिकल 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, इसको आप याद रखना, क्योंकि आर्टिकल 20 से
अभी तक क्वेश्चन कम ही पूछा है, और इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये पूछा जाए, क्योंकि अब पूछना शुरू कर दिया है आर्टिकल 20 से। तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि पूछा जाए इस बार भी, तो इसको ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है। आर्टिकल 20 जो है एक्यूज पर्संस को आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट देने से प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो, या एक लीगल एंटिटी जैसे कंपनी या कॉर्पोरेशन हो। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको, आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए है अवेलेबल। ठीक है, सिर्फ ऐसा सिर्फ सिटीजन्स के लिए, सबको अवेलेबल है ये। अब इसमें दो तीन प्रोविजंस हैं। एक तो सबसे पहला प्रोविजन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का। ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन को रिट्रोस्पेक्टिव लॉ के बेसिस पे पनिश नहीं किया सकता, यानी कोई पास्ट एक्शन के लिए जिसके लिए उस समय कोई नियम ना हो, कोई लॉ ना बना हो, कोई बाय लॉ ना हो, उसके लिए पनिश नहीं किया सकता। जैसे एक एग्जांपल से आप समझना, जैसे आपके दोस्त ने आपसे 5,000 रुपये उधार लिया है। ठीक है, 4 तारीख को आपके दोस्त ने आपसे 5,000 रुपये उधार लिया, 4 दिसंबर को। और 5 जनवरी को गवर्नमेंट लाती है नियम कि भाई जिसने भी उधार लिया होगा, उस 5 जनवरी या उसके बियॉन्ड उधार लिया होगा, तो उसको फिर जेल में भेजा जा सकता है। अब आप अपने दोस्त को, अगर मान लो आपको दोस्त आपको पैसा नहीं लौटा रहा है, तो आप अपने दोस्त को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं जज साहब इसको जेल भेजो, क्योंकि उसने पैसा जो लिया है आपसे वो दिसंबर में लिया था, जनवरी में नहीं लिया था। ठीक है, उस समय तो ये लॉ आया ही नहीं था। ठीक है, समझ में बात मेरी। तो उसी मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्राइम पहले किया गया है जिसके लिए उस समय लॉ नहीं था, क्राइम या फिर कोई भी एक्शन पहले किया गया है जिसके लिए उस समय लॉ नहीं था, पर बाद में उसके लिए लॉ बनाया गया, तो उसके लिए उस पर्सन को पनिश नहीं किया सकता, क्योंकि उसने जब ये एक्शन किया था उस समय वो कोई लॉ था ही नहीं उसके रिगार्डिंग। अच्छा, और इसके में भी एक ये है प्रोविजन, ये है कि ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए एप्लीकेबल है, टैक्सेशन और सिविल लॉज के लिए नहीं। जैसे टैक्सेशन और सिविल लॉज के लिए पुराने समय रिट्रोस्पेक्टिवली भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आज आपको 500 रुपये टैक्स भरना है, कल को सरकार कहेगी कि नहीं, आपसे टैक्स जो 500 भरता था वो, सपोज दिसंबर में आपको 500 रुपये टैक्स भरना था, और जनवरी में फरवरी में बजट लाती है इस गवर्नमेंट, और उसका फिर बजट के बाद फिर ये कहती है कि नहीं, जो पिछले साल 2024 के नवंबर से ही सभी को 500 की जगह 5,000 टैक्स भरना है। तो उस वो ऐसा सरकार कर सकती है, और फिर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स लॉ है, टैक्स लॉ में प्रोविजंस किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रोविजन जो है इसमें आर्टिकल 20 में, कि कोई भी डबल जियो पार्टी नहीं होगी। डबल जियो पार्टी का मतलब एक ऑफेंस के लिए दो बार प्रोसिक्यूट नहीं और पनिश नहीं किया सकता। ठीक है, जैसे कोई एक ऑफेंस किया है किसी ने, सपोज किसी ने एक बार झूठ बोला, ठीक है, तो एक बार उसको पनिशमेंट मिल गई झूठ बोलने की। फिर दोबारा वही सेम झूठ बोलने की, जैसे किसी ने बोला कि सूरज पश्चिम से निकलता है, ठीक है, एक ये झूठ बोला, तो अब उसको पनिश कर दिया गया इस बात पे, मतलब ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग है। ठीक है, तो उसके लिए उसको पनिश कर दिया गया। अब उसके बाद फिर दोबारा फिर कोई तीसरा पर्सन आएगा, वो कहेगा कि नहीं, इसने उस समय बोला था सूरज पश्चिम से निकला, इसको दोबारा पनिश कर। तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 20 इसको फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो नो डबल जियो पार्टी मतलब कि एक ऑफेंस के लिए दो बार प्रोसिक्यूट और पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। और ये एप्लीकेबल सिर्फ कोर्ट में है, ये प्रोटेक्शन सिर्फ कोर्ट्स या जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट के केसेस में वैलिड है, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे ये मतलब आपको एक ऑफेंस के लिए ट्वाइस, मतलब 2 बार या 3 बार आपको पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे आपने जैसे डिपार्टमेंटल, किसी ने करप्शन किया, किसी ऑफिसर ने करप्शन किया, ठीक है, तो उसको कोर्ट तो पनिशमेंट दे ही सकता है, उसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग भी उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट उसको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 20 का उसका आर्टिकल 20 के अगेंस्ट नहीं गया ये चीजें, क्योंकि इसमें ये सिर्फ एप्लीकेबल सिर्फ कोर्ट्स के लिए होता है। कोर्ट उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं दे सकती एक बार पनिशमेंट देने के बाद, लेकिन हाँ, डिपार्टमेंट उसको पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस पे उसको पनिशमेंट मिल सकती है। और तीसरा इसमें जो है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी एक्यूज अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया सकता। जैसे अब आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, अब पुलिस ने आपको पकड़ लिया,
मतलब आपको नहीं, किसी एक्स पर्सन को पकड़ लिया। अब पुलिस ये नहीं कह सकती कि तुम अपने विटनेस खुद ही बनो, अपने अगेंस्ट खुद ही विटनेस बनो कि हाँ तुमने ये ऑफेंस किया, मतलब जबरदस्ती आपसे कबूल नहीं करवा सकती ये चीज। ठीक है। तो वही नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी आर्टिकल 20 के तहत आपको इसका भी प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब किसी पर्सन को, इंडियन सिटीजन को इसका प्रोटेक्शन मिलता है, इंडियन सिटीजन या फॉरेनर किसी को भी इसका प्रोटेक्शन मिलता है कि वो अपने खिलाफ ही खुद एविडेंस नहीं बन सकता। फिर अब मूव करते हैं, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 काफी वास्ट है। ठीक है। इस ये इसमें ये आर्टिकल कहता है कि कोई किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया सकता जब तक ये लॉ के एस्टेब्लिश प्रोसीजर के हिसाब से ना हो। ठीक है। और ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। देखो आर्टिकल 20 और 21 दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए। ठीक है। और एक और चीज इसमें काफी चीजें इंक्लूडेड हैं, वो आप लक्ष्मीकांत की बुक में 7th एडिशन वाली में देखोगे। ठीक है। 4-5 बार देख लेना, आपको ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक रिटेन हो जाएंगी, और उससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं जितना ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। बस ये चीज याद रखना कि ये लाइफ और या पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में भी अगर लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड आएगा तो आप अगर पूछे कौन से आर्टिकल से है ये, तो आप आर्टिकल 21 लगा देना। ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 21 में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आजकल। इधर 1-2 साल 3 साल में तो काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सॉरी 2-3 साल नहीं, 5 साल से, पिछले 5 साल क्वेश्चन देखोगा तो आप एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे आर्टिकल 21 से रिलेटेड। ठीक है। अब आर्टिकल 21 ए पे मूव करते हैं। आर्टिकल 21 ए कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्टेट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और ये प्रोविजन सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है, हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन को नहीं। जैसे मतलब आपने किसी बच्चे को 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसको एलिमेंट्री और एलिमेंट्री एजुकेशन उसको मिलना उसका फंडामेंटल राइट है। हाँ, अगर ये कहे कि नहीं मुझे 11वीं पढ़ना भी है, 12वीं पढ़ना भी है, बीटेक करना है या बीबीए करना है या फिर एमएस करना है या एमबीबीएस करना है, ये सब प्रोफेशनल एजुकेशन हो गए, तो इस सब का उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो करे, लेकिन स्टेट पे क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं उसका फंडामेंटल राइट हनन हुआ है। ठीक है। और ये प्रोविजन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, ये याद रखना। आर्टिकल 21 ए जो ऐड हुआ था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। और इस पहले ये डीपीएसपी था, उस आर्टिकल 21 ए को फंडामेंटल राइट बनाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है ना। अब अगला हम मूव करते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बता देता हूँ। इस राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया था 2009 में, 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है। और इस एक्ट के अंदर हर बच्चे को फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट दिया गया है, जो इंश्योर करता है कि एजुकेशन एसेसिबल और कंपलसरी। ठीक है ना, अभी जो मैंने बताया था। अब आगे मूव करते हैं आर्टिकल 22 पे। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे भी ध्यान से रखना, इस पे भी क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं इस बार। आर्टिकल 20 और 22 ये दोनों ध्यान रखना आप लोग, इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है ना। और ना समझ में आए कुछ तो आप कमेंट में पूछ लेना, दोबारा एक लेक्चर लेकर के मैं पूरा और थोड़ा डिटेल में और अच्छे से क्लियरली समझा दूंगा। वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन इन केस ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है। इस आर्टिकल में ये है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट या डिटेंशन में हो तो आर्टिकल 22 उस पर्सन के राइट्स को सेफगार्ड करता है। ठीक है। और ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और डिटेंशन, अगला हम आते हैं दो तरह के डिटेंशन के टाइप्स में। डिटेंशन दो तरह की डिटेंशन होती है, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है? ये पर्सन को उसके पास्ट ऑफेंसेस के लिए पनिश करने के लिए होता है। ठीक है। जो ट्रायल और कन्विक्शन के बाद कोर्ट में होता है, यानी ट्रायल और कन्विक्शन जब हो जाती है तो कोर्ट सजा देती है ना जेल की, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन हुआ। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? ये किसी पर्सन को बिना ट्रायल के रोकने के लिए होता है ताकि वो फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना करे। वैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन का काफी कंट्रीज में प्रावधान नहीं है। इंडिया ही, मतलब इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है। ये सही भी नहीं है, लेकिन ठीक है जैसा है। ये पनिशमेंट को रोकने के लिए नहीं होता, लेकिन अभी जैसे ये पनिशमेंट को रोकने के लिए नहीं होता, लेकिन फ्यूचर के क्राइम को रोकने के लिए होता है। ठीक है। जैसे पुलिस ने एंटिसिपेट किया कि हाँ यहाँ पे ये बंदा दंगा भड़का भड़का सकता है, तो पुलिस ने उसको पहले
आप डिटेंशन में ले लिया। जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो लोकल गुंडों को नॉर्मली डिटेंशन में ले लेते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे उनको अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। और आर्टिकल 22 जो है दोनों टाइप की डिटेंशन के अगेंस्ट सेफ गार्ड देता है। ठीक। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, वो काफी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, उसको आगे हम देखेंगे। आर्टिकल 22 खत्म होने के बाद फिर सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ शॉर्ट में। सिग्निफिकेंस जो है इस आर्टिकल्स का, फंड सॉरी ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच का, सबसे पहला तो ये कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये आपको वैसे नॉर्मली मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में तो काम इसका कम ही है, नहीं है कि नाम लमसम है। कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है। दूसरा, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल राइट्स को ऑटोनॉमी देने में मदद करता है, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट में। ठीक है। तीसरा, ट्रेनी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। कौन कौन से आर्टिकल ट्रेनी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं स्टेट की ट्रेनी के अगेंस्ट? आर्टिकल 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। ठीक है। फिर सेफ गार्डिंग ह्यूमन डिग्निटी, फंडामेंटल फ्रीडम जैसे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और आर्बिट्री डिटेंशन प्रोटेक्शन, ये हर इंसान की इनहेरेंट डिग्निटी को अपहोल्ड करने में इंश्योर करते हैं। ठीक है। फिर फैसिलिटेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन का राइट इंडिविजुअल को अपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और लाइवलीहुड परस्यू करने और नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने में मदद करता है। ठीक है ना। और उसका फिर सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस है फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन, लीगल एड, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और सोशल मेजर्स को इंक्लूड करते हुए जो इक्विटी और सोशल जस्टिस प्रमोट करते हैं। ठीक है। इसका उतना अभी सिग्निफिकेंस को पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, ये मेंस से रिलेटेड है नॉर्मली, पर मैंने बता दिया बस हल्का सा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक मौलिक मानव अधिकार है जो व्यक्तियों को अलग अलग तरह के शोषण से बचाने का काम करता है। इस अधिकार का असल मकसद है कि हर व्यक्ति की डिग्निटी, फ्रीडम और वेलबींग को सुरक्षित रखना, खासकर उन लोगों का जो समाज में कमजोर हिस्से से आते हैं, ताकि उन्हें जबरदस्ती, अब्यूज या इंसानियत विरोध का व्यवहार न उनके साथ किया सके। ठीक है। वही लिखा हुआ है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट एम्स टू प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. Essence of this right lies in safeguarding dignity, freedom, and well-being of every individual, particularly vulnerable section of society, by ensuring that they are not subjected to coercion, abuse, or dehumanization. This right is enshrined in Article 23 and 24 of Indian Constitution. यानी right against exploitation Article 23 और 24 में दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आर्टिकल 23 की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ये प्रोविजन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर जैसे प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली बैन करता है। जैसे बॉन्डेड लेबर हुआ, बेगार हुआ। बेगार का मतलब वो भीख मांगने वाले बेगार नहीं, वो भी अलाउड नहीं है, लेकिन ये यहाँ, लेकिन उसका आर्टिकल 23 से कोई लेना देना नहीं है। बेगार का मतलब होता है कि कि बिना पेमेंट के लोगों से काम करवा लेना। ये जो प्रैक्टिस था वो प्रेवलेंट था जमींदारी सिस्टम के दौरान। उस समय जो टेनेंट फार्मर्स, उनसे जबरदस्ती फ्री में काम करवाया जाता था। तो उसी को बेगार कहते हैं। ठीक है। और तो ये भी एक तरह का फोर्स लेबर ही है। तो अब आगे मूव करते हैं कि अगर इस प्रोविजन का वॉयलेशन कोई करता है, यानी आर्टिकल 23 का कोई वॉयलेशन करता है, तो उसका उस पे कानूनी तौर पे एक्शन लिया जा सकता है और उसको दंड दिया जा सकता है। ठीक है। और ये राइट्स सिटीजन और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। एक मैं टू डू दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग एक काम करो, जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे आप तो दो चीजों के नोट जरूर बना लेना। सबसे पहला, कि कौन से राइट्स सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और कौन से राइट्स सभी के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। ये एक शॉर्ट नोट में बना के रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, चाहे स्टेट पीसी से पूछा जाए या यूपीएससी में पूछा जाए, पर पूछा जा सकता है। तो इसका एक नोट बना के रख लेना। और दूसरा जो टू डू है वो अभी आगे बताऊंगा मैं। तो अब ट्रैफिकिंग देखो, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स इन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर सच एज बेगार, बॉन्डेड लेबर, etc. Any violation of this provision shall be an offense punishable by law. This right is available to both citizens and non-citizens. It protects the individuals not only against the action of state but also against the action of private persons. यानी इस
इसमें अगर आपको कोई प्राइवेट पर्सन भी मतलब स्टेट के अलावा, नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिविजुअल के राइट्स हैं स्टेट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए के अगेंस्ट भी अवेलेबल, जैसे जैसे ये आर्टिकल 23 हुआ, ये भी आपको प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट मिला हुआ है। फिर आर्टिकल 17 हुआ, राइट वो अनटचेबिलिटी वाला, तो वो भी आपको अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिला हुआ है। तो दूसरा आपका टू डू यही है कि ये राइट्स के और ये फंडामेंटल राइट्स के नोट्स बनाना जो स्टेट के अगेंस्ट हैं और जो स्टेट और प्राइवेट पर्सन्स के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट भी आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये दो टू डू आपका है, ये दो होमवर्क समझो इसको एक तरह से, दोनों होमवर्क आपको करना है। ठीक है, और कर लेना तो कमेंट्स में आके बताना मुझे। और आर्टिकल 23 का एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि स्टेट कुछ पब्लिक पर्पसेस के लिए कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकता है, जैसे मिलिट्री सर्विस हुआ, सोशल सर्विस हुआ, लेकिन ऐसे केसेस में स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अच्छा, ये और दूसरी चीज ये कि स्टेट जब ये कंपलसरी सर्विस आपके ऊपर इम्पोज करेगा तो इट इज नॉट बाउंड टू पे टू एन इंडिविजुअल फॉर दैट। ठीक है, बाउंडेशन नहीं है स्टेट के पास, वो पेमेंट कर दे सही, ठीक है, पर इन केस अगर पेमेंट नहीं करता है तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर इट। ठीक है, तो ये हुआ अपना आर्टिकल 23 कवर हो गया। आर्टिकल 24 पे चलते हैं। 23 में ये एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक्सेप्शन याद रखना आप। बाकी 23 से उतना सवाल नहीं पूछने का चांसेस है, 23 में बस एक्सेप्शन ध्यान पे रखना आप। ठीक है, अब वो दोनों टू डू याद रख लेना, वो दोनों टू डू कर लेना, जरूरी है वो। फिर आगे मूव करते हैं हम आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये प्रोविजन कहता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस या किसी भी हैजार्डस काम में एम्प्लॉय करना मना है। ठीक है, लेकिन हार्मलेस या नॉन हैजार्डस एक्टिविटीज में उनका एम्प्लॉयमेंट अलाउड है। इसीलिए जो एक्टर्स होते हैं फिल्म के, चाइल्ड आर्टिस्ट, वो एक्टिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वही आप क्या कहते हैं किसी मिल वगैरह में बच्चों का एम्प्लॉयमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट देना या उनको एम्प्लॉयमेंट पे रखना, ये सब गैर कानूनी है। ठीक है, पार्लियामेंट ने इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई लॉज भी बनाए हुए हैं। इनके बारे में मेंस के लिए जब आप पढ़ोगे तो बता दिया जाएगा, फिलहाल प्री के लिए इसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। पर मैं कुछ लॉज के नाम बता देता हूँ, ये ध्यान पे रखना, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 का। फिर 2016 में भी एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए एक लॉ बना हुआ था। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 1938, फैक्ट्रीज एक्ट, फिर माइंस एक्ट, फिर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, फिर बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। ये आपको सब लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। इसका प्रीलिम्स में उतना खास इंपॉर्टेंस है नहीं, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना, क्या पता पूछ ले। ठीक है, और कुछ और इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के इस रिगार्ड्स में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करने के लिए, जैसे क्रिएशन ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड हुआ। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। ठीक है, चिल्ड्रंस कोर्ट जो है हैव एस्टैब्लिश फॉर स्पीडी ट्रायल। फिर पॉक्सो है। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के इस डायरेक्शन में। ठीक है, चाइल्ड लेबर को और चाइल्ड एट्रोसिटीज को रोकने के लिए। ठीक, अगला जो राइट है अपना, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कवर्ड है। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान के इन प्रोविजंस के जरिए हर व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये प्रोविजंस इंडियन सेक्युलरिज्म को इंश्योर करते हैं, जहां स्टेट हर धर्म के प्रति न्यूट्रल रहेगा और सब धर्मों को बराबर महत्व देगा। ठीक है ना, सेक्युलरिज्म का भी डिटेल समझा दिया गया था आपको उसमें प्रियम्बल के लेक्चर में, और तो वो एक बार देख लेना। और दूसरा सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म दो तरह के उसमें बताए गए थे, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म जो है उसके बारे में आप जरा डिटेल में बताना मुझे कमेंट्स में, और एक कंट्री का एग्जांपल भी देना जहाँ पे ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं आर्टिकल 25 की तरफ। आर्टिकल 25 यानी फ्रीडम, कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये आर्टिकल कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विचार की आजादी, अपने धर्म को ओपनली मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब है
सबसे पहला फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या कहता है? व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने विचार को डिफाइन करने की पूरी आजादी है। राइट टू प्रोफेस, ये क्या कहता है? अपने धार्मिक बिलीफ को, फेथ को खुलकर और फ्रीली डिक्लेयर करने का पूरा अधिकार है। राइट टू प्रैक्टिस, ये क्या कहता है? अपने धर्म के अनुसार पूजा, रिचुअल्स और सेरेमनी बिलीफ का पालन करने का पूरा अधिकार है। और राइट टू प्रोपागेट, अपने धार्मिक बिलीफ्स को दूसरों तक पहुंचाने और उनका प्रचार करने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन इसमें किसी और को जबरदस्ती या धोखे से अपने धर्म में कन्वर्ट करने का अधिकार शामिल नहीं है, राइट टू प्रोपागेट में। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट राइट पे, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये प्रोविजन रिलीजियस ग्रुप्स या कम्युनिटीज को ये राइट देता है। सबसे पहला क्या राइट देता है कि अपने धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए संस्थाएं बनाने और उसको मेंटेन करने का अधिकार। राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। दूसरा, धार्मिक मामलों को अपने हिसाब से मैनेज करने का अधिकार। राइट टू मैनेज इट्स अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तीसरा है अपने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रखने और एक्वायर करने का अधिकार। और चौथा है इन प्रॉपर्टीज को लॉ के अनुसार एडमिनिस्टर करने का अधिकार। ध्यान रखना, लॉ के अनुसार, अपनी मनमर्जी से नहीं। फिर आता है अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 27। ये फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन है। ये प्रोविजन कहता है कि स्टेट्स किसी स्पेसिफिक धर्म या रिलीजियस ग्रुप के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे मुगल के टाइम में जिजिया का प्रोविजन था, वो जिजिया भी एक तरह का टैक्स हुआ करता था, वैसे ही, पर उस तरह का अब ऐसा कोई टैक्सेशन नहीं है। तो वही आर्टिकल 27 ये इंश्योर करता है कि किसी स्पेसिफिक धर्म या रिलीजियस ग्रुप के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगे। और इसका मकसद सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट भी करना है, ताकि स्टेट रिलीजन के मामलों में न्यूट्रल रह सके। ठीक है। आर्टिकल 28 मूव करते हैं। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये आर्टिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के रूल्स के बारे में प्रोविजन बनाता है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशन फुल्ली मेंटेन्ड बाय स्टेट। अगर फुल्ली मेंटेन्ड बाय स्टेट है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही मना है वहाँ पे। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर्ड है लेकिन स्टैब्लिश किसी एंडाउमेंट या ट्रस्ट के अंडर में है तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। ठीक है। और और कोई इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और स्टेट उसे ना एडमिनिस्टर कर रहा है ना मेंटेन कर रहा है, तो वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तब भी अलाउड है, लेकिन वो वॉलेंट्री और व्यक्ति की कंसेंट से दिया जाए। ठीक है। और उसके फिर चौथा जो है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। अगर स्टेट से कोई सहायता प्राप्त कर रहा है तो वहाँ भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है, लेकिन वो भी वॉलेंट्री हो और व्यक्ति की कंसेंट से हो। ठीक है। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये आर्टिकल कहता है कि जो भी सिटीजन्स का ग्रुप एक अलग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर रखता है, उन्हें उसको कंजर्व करने के लिए पूरा अधिकार देता है ये आर्टिकल। किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाई नहीं किया सकता, अगर वो इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड या स्टेट फंड्स की मदद से चलाया जा रहा हो। अच्छा, यहाँ स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट मत समझना। स्टेट का मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, यूनियन गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 29 में जो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का शब्द है, उसका मतलब ये नहीं कि किसी ये आर्टिकल सिर्फ माइनॉरिटीज पर ही लागू हो, ये मेजॉरिटी पर भी लागू होता है। इसके लिए इसका स्कोप माइनॉरिटीज तक ही सीमित नहीं किया गया है। और दूसरी चीज, एक और चीज याद रखना कि माइनॉरिटीज जो शब्द है वो उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, न कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ माइनॉरिटीज के बारे में कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, बस माइनॉरिटीज का वर्ड मेंशन है। तो ये आर्टिकल 29 में मैं पढ़ देता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर of its own shall have the right to conserve the same. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid out of state funds or on the grounds only of religion, race, caste और language। ठीक है। इन ग्राउंड्स के अलावा और किसी ग्राउंड पे उसको डिनाई किया सकता है, लेकिन इन ग्राउंड्स पे उनको डिनाई नहीं किया सकता। ठीक है ना। तो अब अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, आर्टिकल 30 की तरफ। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। ठीक है। इसका प्रोविजन के इस प्रोविजन के तहत रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने और चलाने का अधिकार दिया गया है, और उन्हें अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन देने का भी हक है। ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ माइनॉरिटीज तक सीमित है, और आर्टिकल 29 जैसे
हर सेक्शन पे सिटीजन्स ऑफ हर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स पे लागू होता है, वैसे ही हर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स पे लागू नहीं होता। ये सिर्फ माइनॉरिटीज तक ही सीमित है। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल मैं एक बार पढ़ देता हूँ। दिस प्रोविजन ग्रांट्स माइनॉरिटीज बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटीज दोनों तरह की, रिलीजियस भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी, certain rights such as right to establish and administer educational institution of their choice, the right to impart education to their children in its own language. It is to be noted that protection under this provision is confined only to minorities, religious or linguistic, and does not extend to any section of citizens as under Article 29। ठीक है? और एक और चीज, ये चीज मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन माइनॉरिटीज का है नहीं। तो ये याद रखना, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड माइनॉरिटीज, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड माइनॉरिटीज। तो अभी तक कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नहीं। ठीक है? अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। ठीक है ना? इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है, जो सबसे जरूरी आर्टिकल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर ये आर्टिकल नहीं है, ये राइट आपके पास नहीं है, तो आपके लिए बाकी राइट्स मीनिंगलेस हो जाती हैं। मतलब अगर बाकी राइट्स पे कोई भी हनन होता है, या फिर वो राइट्स आपके छीन लिए जाते हैं, या फिर उस राइट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है स्टेट के द्वारा या किसी प्राइवेट सिटीजन के द्वारा, तो आप इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा पाते हो। वो इसी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स पे जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे नहीं। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक के पास जा सकते हो, वो इसी आर्टिकल की वजह से, आर्टिकल 32 की वजह से। इसलिए इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। और किसने कहा है? ये बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ऐसे भी देखोगे तो इम्पोर्टेंट, सारे फंडामेंटल राइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट राइट यही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि ऐसे लीगल मैकेनिज्म्स जो एक देश के संविधान द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, ताकि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड और एनफोर्स कर सकें। और ये रेमेडीज सिटीजन्स को ये पावर देती है कि अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को स्टेट या किसी और एंटिटी के द्वारा वायलेट किया जाता है, तो वो जुडिशरी के पास, और जुडिशरी में भी किसके पास? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ मांगने जा सकते हैं। ठीक? ये रेमेडीज रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में, और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिटीजन्स के राइट्स और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने में सबसे जरूरी योगदान देती है अपना। ठीक है? सबसे जरूरी जरिया है यही आर्ट। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के तहत, 32 एंड 32 के तहत ये आता है कि जो किसी कोई भी एग्रीड सिटीजन किसी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने का अधिकार रखता है। इस आर्टिकल में 4 प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहला प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने के लिए अप्रोच करने का अधिकार। ठीक है? हर सिटीजन को ये राइट गारंटी किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्टली जा सकता है। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताया गया है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स इशू कर सके। अच्छा, और एक और चीज, इसमें एक नया टर्म ही आपको दिख रहा होगा, रिट्स। रिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जब सुप्रीम कोर्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है? फिलहाल रिट्स बस ऐसे ही समझ देख लो वर्ड। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, रिट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रिट्स होते हैं, रिट्स की पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट के पास इसके रिगार्डिंग क्या पावर है। ठीक है? फिर तीसरा जो पॉइंट है, पार्लियामेंट के अधिकार, इसके रिलेटेड आर्टिकल 32 में क्या अधिकार है पार्लियामेंट के पास? पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को ये पावर दे सकती है। याद रखना, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट। ठीक है ना? ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि नहीं कोई अदर कोर्ट को डायरेक्शन इशू करने का। तो हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स इशू कर सके। ठीक है? लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट की पावर के पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम नहीं करती है, बल्कि पार्लियामेंट की पावर्स को एनहांस करती है। और यहाँ एनी अदर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ये पावर ऑलरेडी है। एनी अदर कोर्ट मतलब कोई भी ऐसा कोर्ट बना सकती है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, एमपी एमएलए कोर्ट होता है, और इस तरह के बहुत सारे कोर्ट होते हैं जिसमें जो कोर्ट पार्लियामेंट स्टैब्लिश कर सकती है। और
उसको वो पावर्स दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं। ठीक है, या फिर उससे कम पावर्स भी दे सकती है, जो जैसा कंडीशन होगा उस अकॉर्डिंग। और फिर चौथा जो पॉइंट है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड। सुप्रीम कोर्ट के पास मूव करने का राइट सस्पेंड नहीं किया सकता है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए अलग से प्रोविजन न किया गया हो। ये भी है, अलग से प्रोविजन किया जा अगर देता है तो सुप्रीम कोर्ट में मूव करने का आपका राइट सस्पेंड किया जा सकता है, और ये सिर्फ एक ही केस में होता है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये राइट सस्पेंड होता है कि आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कराने के लिए। और एक और चीज आपको ये, मैं आज का टू डू ये रहेगा कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके सस्पेंड हो जाते हैं। इन राइट्स के आप नोट्स बना करके अलग से अपने पास रख लेना, और जो बना लेंगे वो कमेंट्स में आके मुझे बताएंगे कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं। इसके बाद यहाँ हमारा फंडामेंटल राइट्स के इम्पोर्टेंट सेक्शन का एंड हो जाता होता है। इसके बाद विल मूव अहेड विद अदर फंडामेंटल राइट्स जो कि रह गए हैं, यानी आर्टिकल 31, 33, 34 एंड 35। इसको मैं क्लब करके अगले लेक्चर में समझा दूंगा, या फिर अगले लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ इसको लास्ट में समझाऊं, एकदम लास्ट में टीपीएसपी सब सब खत्म हो जाएगा पॉलिटी तक, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा पूछने के चांसेस बहुत ही कम है कि इससे कुछ सवाल आए, लेकिन फिर भी समझाने के पर्पस में मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, या फिर इनको आप एक काम करो, आप खुद ही कर लो लक्ष्मीकांत में। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ ना समझ में आए, तो जो कॉन्टैक्ट्स यहाँ फ्लैश हो रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप का, ये टेलीग्राम का या इंस्टाग्राम का, इसमें आप कहीं पे भी किसी पे भी जा करके आप डायरेक्टली मैसेज कर देना, वहाँ पूछ लेना क्या नहीं समझ में आया है। अगर ज्यादा लोग सेम टॉपिक पूछेंगे तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं, और अगर कम लोग पूछेंगे, जैसे एक आध दो लोग हुए, तो मैं वहीं पे आपको समझा दूंगा। और इसके अलावा अगर कुछ रह जाता है या फिर किसी का एक्सप्लेनेशन देना मुझे लगता है कि नहीं ये जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसको भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद सीधे डीपीएसपी करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बार 2025 के प्रीलिम्स में, उन्हीं आर्टिकल्स को कवर करूंगा मैं। सब सब चीज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब चीज पढ़ाने को मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम अब बचे, क्योंकि अब सब लोग जानते हो कि प्रीलिम्स का अनाउंसमेंट हो ही चुका है। पहले पिछले साल ही आ गया और फॉर्म भी आ ही गया है, तो अब फॉर्म ऑफ आई थिंक भरना शुरू कर दिया होगा आपने, या नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें पढ़ लो और रिवाइज कर सको, उतना ही पढ़ो जितना आप रिवाइज कर सको, और जो ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है ना। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।